हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक स्टेट में देखा था, कोई अगर चार्ज रेस्ट पर है तो कैसे वो सराउंडिंग में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी वेरिएशंस क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि चार्ज किन कंडीशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करते हैं डिस्कशन का। हमने कहा था कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि कोई चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, और मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर कोई चार्ज क्या है आपका मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इन सारी कंडीशंस को हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया था इस सारी चीजों को स्टडी करने के लिए। तो सपोज हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने करंट कैरिंग वायर लिया। ठीक, तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैरिंग वायर, इसके सराउंडिंग में हमने एक चार्ज क्यू रखा। ठीक, सबसे पहले केस हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, जहां पे ये चार्ज क्या था हमारा, रेस्ट पे था। ठीक, तो इस कंडीशन में देखा जब इसमें करंट फ्लो कर रही थी तो चार्ज के हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, चार्ज क्या रहा, रेस्ट पे ही रहा। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रही है, चार्ज को हमने यहाँ पे रखा रेस्ट पे और ये रेस्ट में ही है, यानी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट, यानी चार्ज क्यू पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, जीरो। चार्ज रेस्ट पर है, यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, ये भी क्या है, जीरो। तब कैसे डिसाइड करते हैं किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम जब फोर्स की बात करते हैं, हम फील्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो हम कहते क्या है, कोई भी सब्सटेंस तभी फील्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा जब दो फील्ड्स क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जो फोर्स एक्ट करते हैं बेसिकली किस वजह से एक्ट करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड्स। कहने का सेंस क्या है, मान लीजिए अगर वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ठीक, और चार्ज के पास भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या करते, इंटरेक्ट करते, तो उनके इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लगता है इनके ऊपर। ठीक, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज के पास तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक, चार्ज के पास क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेस्ट पे है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लग सकता। जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता भी तो इंटरेक्ट ही नहीं करता इससे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हमने कहा इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो हम क्या कहते हैं, करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, जिस वजह से अगर चार्ज रेस्ट पर है तो इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड था लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये दोनों इंटरेक्ट नहीं किया, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो केस वन से हमने क्या रिजल्ट पाया कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग हम रखते हैं इसे, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्यों फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर वायर के पास, करंट कैरिंग वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं होता है। ठीक, तो नोट करके इस पॉइंट को हम ध्यान में रख सकते हैं। करंट कैरिंग वायर will not produce electric field in its surrounding। ठीक, हमने केस 1 में देखा कि हमने करंट कैरिंग वायर के बगल में कोई चार्ज रखा सराउंडिंग में जो रेस्ट पे था, तो इस पे कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। ठीक, अब यही हम सेकंड केस लगते हैं। हम क्या कहेंगे, करंट कैरिंग वायर के बगल में हम क्या कर देते हैं, एक चार्ज रख देते हैं जो कि क्या हो, मोशन में हो। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। तो सेकंड केस में हमने क्या कहा, हमने एक चार्ज क्यू रखा है यहाँ पर जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में। तो हम देखते क्या है, ये अपने पास से क्या करता है, डेविएट करने लगता है। ठीक, क्योंकि ये पाथ से डेविएट कर रहा है, चेंज इन मोशन हो रहा है, इसके डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके मतलब जरूर क्या है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वायर के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकता। यानी जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो जरूर किस वजह से हो रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा होगा। यानी आप यहाँ क्या कहेंगे कि जब पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो इसके ऊपर क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, मूव होने की वजह से क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। और वायर भी अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, और यही मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक, हमें ये दो एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीजें देखा। और इस पूरे रिजल्ट को हमें कंबाइन अप करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। तो समझ में आ गया कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वायर क्या कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वहीं जब चार्ज मूविंग हो गया तो चार्ज मूव होने की वजह से उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से हमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और डिफ्लेक्शन के रिस्पॉन्सिबल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अगर सिंपल शब्दों में इस पूरे रिजल्ट को कंबाइन करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमारा स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज यानी चार्ज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे है यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, जीरो। रेस्ट पे है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसका, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो। अब इस स्टैटिक चार्ज को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और इसी को हम कहाँ रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, जब स्टैटिक चार्ज को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, यानी नॉन जीरो। वहीं जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यानी वो इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होगा, स्टैटिक चार्ज पे जीरो होगा। ठीक, वही मूविंग चार्ज की बात करते हैं हम। मूविंग चार्ज है मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, नॉन जीरो। अब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, यानी ये क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक, वही इसको अगेन हम कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इंटरेक्ट करेगा तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे एफ पी
may or may not be जीरो। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड होता भी है तो अगर चार्ज कुछ इस तरह से मूव करे तो कई केसेस में क्या हो जाता है आपका, कुछ केसेस में फोर्स जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास भी मैग्नेटिक फोर्स है। वही करंट कैरिंग वायर अगर हो जाए तो हमारा करंट कैरिंग वायर के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है। यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, जीरो, जबकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स विल बी नॉन जीरो। ठीक, तो हम इस तरह डिफरेंट कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं हम किसी चार्ज को या मूविंग चार्ज को या करंट कैरिंग वायर को, तो उस पर कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, कौन से फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। हमें फर्दर स्टडी करना है तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। ठीक, तो जनरली हम आगे जब मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने वाले आगे चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सारे कुछ पढ़ चुके हैं, जिसको हम पूरी तरह से सेपरेटली रखते हैं। ठीक, तो इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हम नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। Magnetic force on a moving charge. ठीक, तो एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा जो फोर्स एक्ट कर रहा था किसी पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके चार्ज के। चार्ज जितना ज्यादा फोर्स भी उतना ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा फोर्स भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड के, हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे थे तो फोर्स भी इंक्रीज कर रहा था। फोर्थ चीज क्या देखा गया इसमें, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, ठीक, यानी क्या था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे। इसका मतलब क्या हुआ, when velocity vector is parallel to magnetic field vector, तब पार्टिकल के वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। तो पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, ठीक, जब थीटा 0 था यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल, उस केस में पार्टिकल में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इस केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रहा था। वहीं जब थीटा 0 ना हो, उसके अलावा कोई भी एंगल हो, तो हमने देखा जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो ऑलवेज क्या था, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यानी ये क्या था, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हम क्या कहते हैं, यहां से जब हमें फोर्स को लिखना हो तो हम क्या कहते हैं, F विल बी इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। ठीक, दूसरे शब्दों में F विल बी गिवन एज मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो QVB sin थीटा। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग पार्टिकल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दे कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, रिजल्ट हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे यूज करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा मूविंग चार्ज पे, Q टाइम्स V क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड लिखना हो तो QVB sin थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक, थीटा क्या है हमारा? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। इसको हम RHTR के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए हम कहें क्या, मान लीजिए हम कहें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्रॉस मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन, इनवर्ड्स। ठीक, हमने क्या कहा? एक पार्टिकल को हमने इसमें प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट करेगा? तो राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो हमने फिंगर्स को क्या किया? वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लिया। फिर क्या करेंगे? कर्ल आवर फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, यानी सिंपल शब्दों में राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है? अगर हम फिंगर्स पे स्ट्रेच कर लें, उसके बाद हम इसको क्या करें? कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो हमने V से B की टुवर्ड्स कर्ल किया। ठीक, तो हमें जो थंब का डायरेक्शन देगा वो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता, डॉट मतलब आउटवर्ड। अब हम वेलोसिटी v से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगेन हम क्या कहेंगे? v से हमने प्रोजेक्ट किया, पर अब करना क्या पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड इसको कर्ल करेंगे, तो आपका फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। इस केस में फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। जबकि इस केस में फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। ठीक, तो समझ में डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? स्ट्रेच our thumb and fingers perpendicular to each other such that fingers will be directed in the direction of velocity। फिंगर्स किसके डायरेक्शन में? वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। उसका क्या करेंगे? कर्ल आवर फिंगर टू इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। then direction of thumb will give the direction of force। ठीक, तो जो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। सिंपल ये क्या है? राइट हैंड थंब रूल। फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की टुवर्ड कर्ल किया है, फोर्स मिल गया अपवर्ड। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की टुवर्ड कर्ल किया है, फोर्स मिल गया डाउनवर्ड।
तो ये हमारा होता है राइट हैंड थंब रूल। एक और मेथड होता है डायरेक्शन फाइंड करने का, वो क्या होता है हमारा राइट हैंड पाम रूल। उसको भी देख लेते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपने फिंगर्स को डायरेक्टेड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, हम क्या करेंगे अपने फिंगर्स को डायरेक्टेड करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कुछ इस तरह से, सपोज हमारा हैंड है, ठीक, तो थंब किस डायरेक्शन में रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स रहेंगे स्ट्रेच। तो ये जो फेस ऑफ द पॉम है ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, इस एग्जांपल में देखें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, हमने फिंगर्स को क्या रखा इनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, हमने थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा। तो फेस किधर है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। इसको हम लोग स्लैप रूल भी कहते हैं, थप्पड़ रूल। जैसे थप्पड़ पड़ता है तो जिस डायरेक्शन में थप्पड़ लग रहा होगा उस डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, थप्पड़ आपके इधर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या होगा अपवर्ड, तो फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा। सिमिलरली इसकी बात करिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, वेलोसिटी किधर है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा डाउनवर्ड, फोर्स किधर लग रहा है डाउनवर्ड। तो ये कुछ रूल होते हैं हमारा जिससे हम मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हमें मालूम है डिफरेंट फ्रेम के लिए अगर हम फ्रेम चेंज कर दे, रेफरेंस फ्रेम हमारा, तो वेलोसिटी भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर अगर हमने कोई चार्ज क्यू रखा है ये भी क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज तो दोनों मोशन में है लेकिन इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पर है। तो क्या ये एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक, तो क्योंकि वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है तो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डिफरेंट फ्रेम्स में क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारा रिलेटिव टर्म है। डिफरेंट सब्सटेंस के रिलेटिव में वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। यानी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट, अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दे तब क्या होगा। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ये क्या डिफाइन करता है, फोर्स on a charge placed in magnetic field and electric field। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो फोर्स आएगा दोनों का वेक्टर सम, यानी कैसे डिनोट करते हैं,
F will be given as Q times E plus Q times V क्रॉस P, जहां ये टर्म कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये टर्म क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों का सम हमें क्या देगा, नेट फोर्स देगा। ठीक, अब यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, पर जो नेट फोर्स है हमारा, लॉरेंज फोर्स, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम, नेट फोर्स will be constant in any inertial frame। किसी भी inertial frame में नेट वैल्यू ऑफ फोर्स हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको फिलहाल हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम जैसे जैसे डिफरेंट फ्रेम में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, वैरी करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि जब कोई एक टर्म वैरी करता है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है, तो उसकी वेरिएशन की वजह से क्या इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और हम मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेंगे तो क्या इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक का वेरिएशन क्या करता है, दूसरे को इंड्यूस करता है। इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्शन कहते हैं, जो हम आगे आने वाले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट फ्रेम में जब ये वेरी करेंगे तो एक वेरी कर, मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी वेरी कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, इंड्यूस हो जाएगी। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जो नेट फोर्स है हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू चेंज कर जाए, इसकी वैल्यू चेंज कर जाए। डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में दोनों फोर्स की वैल्यू इंडिविजुअली क्या करे, चेंज करे, वेरी करे, पर नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों रहेगा, समझ में आया कि हमने कहा, फिलहाल अभी समझने के लिए, एक का वेरिएशन दूसरे को क्या करता है, इंड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं, इंडक्शन, जिसको हम किस में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसलिए हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। मान लीजिए एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक, इसको हमने क्या किया, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया किसी मैग्नेटिक फील्ड में v, जिसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगना चालू हो वो कितना लगा हमारा, 3I प्लस XJ। ठीक, अगर ये फोर्स लग रहा है इस वेलोसिटी से हमने इसमें प्रोजेक्ट किया है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने क्या कहा, जो फोर्स होता है कितना, F will be given as Q times V क्रॉस B। ठीक, और हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। यानी F क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, वहीं F क्या होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी F V और B दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमें यहाँ F और V गिवन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें मालूम है क्या कहेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जरूरी क्या होना चाहिए, 0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 माइनस 8x विच विल बी इक्वल टू 0। यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/8। दिस विल बी द आंसर।
ठीक, हमने क्यों कहा? क्योंकि एफ और बी क्या होने चाहिए थे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए थे। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या करता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्ट करेगा। यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, यानी फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ क्या कर सकता है? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके ध्यान में रखे रहिएगा। यानी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी हमारी। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है और हमेशा क्या रहने वाला है? हमारा फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यानी कैसे एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। यानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को क्या चेंज करेगा? ये मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। वहीं सेकेंड पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? हमारी कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं चेंज कर रही है, तो और कौन सा टर्म कांस्टेंट रहेगा? एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी क्या रहने वाला है? मोमेंटम का कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, यहां से हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि किस तरह से फोर्सेस लगते हैं मूविंग चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसे। तो तब डिफरेंट केसेस में इफेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले केस की बात करते हैं। व्हेन प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड भी है, हमने किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए q1 इसको कह लेते हैं। किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया v डैश, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो इस केसेस में मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा? हमें मालूम है F इक्वल टू कितना होता है हमारा? QVB साइन थीटा। पहले वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। दूसरे वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। जब 0 या 180 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक, हमने पहले भी कहा था
इसी वजह से हमने जब देखा था कि हमने पैरेलली प्रोजेक्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स क्या आ रहा था हमारा, 0 आ रहा था। तो जब भी कोई पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल आपका प्रोजेक्ट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, मोशन विल बी यूनिफॉर्म, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और वेलोसिटी क्या रहने वाली है इसकी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता रहेगा। कब, जब पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल हम प्रोड्यूस करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, सेकेंड केस की बात करते हैं। When particle is projected perpendicular to magnetic field, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा। कोई मान लिया पार्टिकल है, हमने इसको v वेलोसिटी से यहाँ पर प्रोजेक्ट किया। तो अब इस इंस्टेंट पे देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की बात किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। क्या कहेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो क्या करेगा, किसी सेंटर से पास कर रहा होगा। अब इस वेलोसिटी पार्टिकल का क्या करेगा, मोशन चेंज करेगा, और किस तरह के मोशन में चला जाएगा, ये सर्कुलर मोशन में, यानी ये इस तरह से क्या करेगा, इसमें रिवॉल्व करेगा, जहां इसका रेडियस क्या होगा, कुछ r होगा। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज नहीं करेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब इस केस में हमसे पूछ दे कि रेडियस कितना होगा इस सर्कुलर मोशन का, तो कैसे फाइंड करेंगे। हमें मालूम है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कितना कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे QVB sin 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, QV इंटू बी। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है आपका, सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है, यानी हम क्या कहेंगे, QVB शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv स्क्वायर बाई r। ठीक, यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, r विल बी गिवन एज mv बाई QB। ये क्या होगा, रेडियस का। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, हम क्या कहेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई r, यानी v बाई mv बाई QB, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB बाई m। और वही टाइम पीरियड यानी 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई m बाई। ठीक, तो जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जिसका रेडियस कितना होगा, mv बाई QB होगा हमारा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, QB बाई m, और टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, तो 2 पाई m बाई QB। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई और टाइम पीरियड आया है, वो क्या है, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। यानी आप किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करिए, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। यानी आप इसको किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करिए, अगर चार्ज और मास कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी के। इस एग्जांपल को हम ऐसे समझ सकते हैं,
किसी एक पॉइंट ए से हमने दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को v1 और वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो इसकी वजह से क्या करेगा, मूव करेगा सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरीके से। दूसरा पार्टिकल भी क्या करेगा, वेलोसिटी डिफरेंट है तो रेडियस क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, तो इन दोनों का रेडियस डिफरेंट है, लेकिन जब ये घूम के 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके ए पे आएंगे वापस, तो दोनों क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली वापस आएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी इतने ही टाइम में वापस आएगा और दूसरा वाला पार्टिकल भी सेम टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा 1 रिवॉल्यूशन, क्योंकि इनके वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। इनका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिफरेंट है तो रेडियस डिफरेंट हो गया, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का क्या है, सेम है। हम इस केस में क्या कहेंगे, बोथ particle will return at a simultaneously। ठीक, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड विल बी independent of velocity of particle। यहाँ पे जो पार्टिकल हमने लिया था वो किस तरह थे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे। आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे तो इनके वेलोसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ ही वापस आएंगे पॉइंट ए पर, क्योंकि ओमेगा और टाइम पीरियड क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। ओमेगा कितना होगा, qv/m, टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/qb। ठीक, इसी केस को हम और आगे पढ़ते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ही प्रोजेक्ट किया था। अब मान लीजिए कुछ बाउंड्री हमें दे दे, यानी क्या है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड बीटा। ठीक, हमने क्या किया, एक क्यूब पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, पार्टिकल को v वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, v इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। अब क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से कि इसका है, इस फोर्स के अलावा कहीं सेंटर लाई कर रहा होगा, मान लेते हैं क्या है, सेंटर सी। रेडियस कितना होगा सर्कुलर पाथ का, r, जहां r की वैल्यू कितनी होगी, mv/qb। ठीक, अगर ये 90 डिग्री पे एंटर किया है तो जब बाहर आएगा तो इसका एंगल क्या होगा, यहां से 90 डिग्री ही होगा। ठीक, यानी चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ इसका, पहले इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी डिफ्लेक्ट कितना हुआ, तो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेंटर के अबाउट भी कितना मूव कर रहा होगा ये, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछ लेता है टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल। टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पार्टिकल को आउटसाइड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा। आप किसी भी एंगल प्रोजेक्ट करिए, कैसे भी आप प्रोजेक्ट करिए, हमेशा आप देखेंगे क्या होगा, जैसे सपोज हमने क्या किया, इस तरह से पार्टिकल को क्यू चार्ज पे प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी v, ये भी क्या करेगा,
कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में जाएगा और फिर वी वेलोसिटी से बाहर आएगा। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था तो थीटा एंगल पे ही बाहर आएगा। इस इंस्टेंट में फोर्स की बात करिए तो इनवर्ट वेलोसिटी इधर, तो फोर्स कुछ इधर एक्ट करेगा, यानी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसी पे कहीं सेंटर लाई करेगा जहां ये रेडियस क्या रहने वाला है r। ठीक, अगर मान लीजिए यही नेगेटिव चार्ज होता, ठीक, हमने क्या किया, किसी नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। पॉजिटिव पे इधर लग रहा है तो नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर कहीं लगेगा फोर्स। तो सेंटर भी यही कहीं लाई करेगा इस तरह। तो पार्टिकल कुछ इस तरह, और थीटा एंगल पे गया है अंदर तो थीटा एंगल पे क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा विथ वेलोसिटी भी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होने वाला नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इसका कहीं सेंटर लाई करेगा सी, जहाँ ये रेडियस क्या होगा r। ठीक, तो आप किसी भी तरह प्रोजेक्ट करिए तो हमेशा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम इसने स्पेंड किया। ठीक, तो हमें मालूम है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है किसी भी केस में, ओमेगा विल बी गिवन एज क्यूबी बाई एम। ठीक, ये वेलोसिटी वी पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, हमें ओमेगा मालूम है, तो किसी पार्टिकल का टाइम स्पेंड निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम स्पेंड टी विल बी इक्वल टू एंगल ट्रेवल्ड बाई एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई ओमेगा। जैसे इस केस में बात करिए, इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, सेमी सर्कुलर पाथ, यानी एंगल कितना ट्रेवल किया, ये 180 डिग्री। इस केस में थीटा कितना है, पाई, तो हमारा कितना हो जाएगा टाइम स्पेंड, तो टी विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी बाई एम, यानी पाई इंटू एम बाई क्यू। ठीक, इस वाले केस में बात करें हम, ये एंगल थीटा है। ठीक, यहाँ पे इस तरह कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ये एंगल थीटा, ये क्या है 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये पूरा 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा। ठीक, सिमिलरली ये भी थीटा से बाहर आ रहा है, ये 90 है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। यानी ये कितना एंगल मूव किया इसके अंदर, तो 2 थीटा। इस केस में एंगल मूव्ड 2 थीटा, तो टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा, अगेन टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, यानी थीटा डैश एंगल मूव 2 थीटा बाई क्यू बी बाई एम, क्या कर सकते हैं 2 थीटा एम बाई क्यू। ठीक, इस वाले केस में सिमिलरली बात किया जाए तो ये एंगल थीटा, अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा आपका थीटा। अगेन ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो ये पूरा एंगल 2 थीटा। तो इसने जो एंगल मूव किया है वो एंगल कौन सा है आपका, ये वाला एंगल, ये एंगल 2 थीटा है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360, यानी 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो इस केस में एंगल मूव कितना है हमारा 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा, तो टी विल बी गिवन एज 2 पाई माइनस 2 थीटा बाई ओमेगा, या भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई माइनस थीटा एम बाई क्यू। ठीक, तो इस तरह से हम टाइम स्पेंड बाई पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे,
डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल बाय सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक फिक्स रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, उस केस में पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कैसे होगा। सपोज हमें गिवन है ये रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, जहां इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, डी गिवन है। हमने क्या कहा, कोई पार्टिकल क्यू है, वो v वेलोसिटी से इसमें एंटर किया, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर एक्ट करेगा आपका, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स, इस वजह से पार्टिकल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, डिफ्लेक्ट करके सपोज यहाँ गया, अब यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन में v वेलोसिटी से। अब कहते हैं सपोज इस लाइन पे कहीं इसका सेंटर लाई करेगा, मान लीजिए ये क्या है, सेंटर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा इसका, r, जहां मालूम है r की वैल्यू कितनी रहेगी, r विल बी इक्वल टू mv बाई क्यूबी। ठीक, हमें ये भी मालूम है ये डिस्टेंस कितना है, d है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करिए, इनिशियली ये डायरेक्शन था, फाइनली क्या है आपका, ये डायरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल। ठीक, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये एंगल भी क्या होगा, डेल। ये डेल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस डेल। ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डेल, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा, डेल के बराबर, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब हमसे क्या कह दे, अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो, v हमें गिवन है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो साइन डेल विल बी इक्वल। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, यानी d बाई आर, साइन डेल विल बी इक्वल टू d बाई आर, यानी डेल विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स d बाई आर, जहां r की वैल्यू हमें मालूम है, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स d बाई mv बाई क्यूबी, mv बाई, दिस विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कब तक होगा, जब तक d की वैल्यू क्या है, लेस देन r है। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, d की वैल्यू r के लेस देन है, तभी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का आप इससे डिनोट कर सकते हैं। क्यों ऐसा, मान लीजिए d की वैल्यू r के बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए। अब इस केस में जब हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया किसी पार्टिकल को, अगर इसका सर्कुलर मोशन जस्ट d के बराबर है, पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ जाएगा और जस्ट इसको टच करता हुआ वापस आ जाएगा, यानी v वेलोसिटी से वापस। अगर ये r हो गया, r विल बी इक्वल टू d, तो r इक्वल टू d हो गया, यानी r ग्रेटर देन r इक्वल टू d। तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से एंटर किया उसी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो जब भी d क्या है, ग्रेटर देन लेस देन r है, तब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किससे नोट करते हैं हम, साइन इनवर्स q dv बाई mv से। और जब भी r की वैल्यू d से ज्यादा हो जाए, यहाँ d क्या है, विड्थ ऑफ सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस सेक्टर से ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल क्या करेगा, सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है, तो सेमी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके वापस आ जाएगा, तब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, ये कब बात कर रहे हैं, जब हम परपेंडिकुलरली इसको इस तरह से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो किसी सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड करना तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ टाइम स्पेंड भी आप बता सकते हैं, अगर आपको डेल पता चल गया तो टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा, तो t विल बी गिवन एज डेल बाई ओमेगा। ये हमें क्या दे देगा, हमारा
टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमने जितना देखा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्क्वायर रीजन में कंफाइन कर रखा है, इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जहां इसका लेंथ कितना है, L है चारों साइड से। हमने एक पार्टिकल जिसका चार्ज क्या है, +Q है एंड मास m है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरह से, यहाँ से L/2 दी है। ये स्क्वायर का फर्स्ट फेस है, सेकेंड फेस, थर्ड फेस एंड फोर्थ फेस। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेलोसिटी such that particle comes out from phase 1, 2, 3 and 4। किस रेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए पार्टिकल इस फेज से वापस आएगा, या इस फेज से वापस आएगा, या इस फेज से बाहर निकले, या इस फेज से बाहर निकले। तो हमें वो रेंज ऑफ वेलोसिटी को फाइंड करके एक्सप्लेन करना है। करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फेज 1 के लिए बात करते हैं। अब इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड। हमें मालूम है फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, अपवर्ड। तो सेंटर इसी पे कहीं लाई करेगा, इस लाइन पर। अगर फेज 1 से बाहर आना है तो मैक्सिमम पार्टिकल कहां से पॉइंट एग्जिट करे, इस पॉइंट से एग्जिट करे। कुछ इस तरह का मोशन हो, यहां से वो क्या कर जाए, एग्जिट कर जाए। तो यानी ये लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर, सेंटर C। हम इसको पॉइंट को नाम दे लेते हैं, सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक, तो when particle exit from point A, उस केस में रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डायमीटर हो गया तो रेडियस विल बी इक्वल टू L/4। अब रेडियस में पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, R विल बी इक्वल टू mv/qb, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qb/r/m। जहां R की वैल्यू L/4 है, हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, qb/L/4 है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, किस पॉइंट से है, qb/L/4 है। हम क्या कहेंगे, ए केस के लिए आंसर क्या होगा हमारा, वेलोसिटी शुड बी लेस देन qb/L/4 है। अगर वेलोसिटी इससे कम है, यानी ए पॉइंट से नीचे से कहीं एग्जिट करेगा, ए पॉइंट से एग्जिट नहीं कर पाएगा, तो हमेशा जो इसका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, फेस 1 पर ही लाई करेगा। क्या हम फेस 1 के लिए बात करें, यानी इस लाइन के ऊपर से कहीं एग्जिट करना चाहिए। तो मैक्सिमम अगर वेलोसिटी इससे कम है तो ये क्या करेगा, हमेशा इस फेज से ही एग्जिट करेगा। सिमिलरली केस 2 की बात करते हैं। अब राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देखिए, फोर्स हमेशा अपवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी पार्टिकल हमेशा क्या करेगा, इस पॉइंट से ऊपर की ओर मूव करेगा। तो अब किसी भी वेलोसिटी से थ्रो कर दिए, क्या ये नीचे आ पाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कभी भी ये फेज 2 से एग्जिट नहीं करेगा। हम क्या कहेंगे, सिंस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, hence it will never exit from phase 2। ठीक, ये फेज 2 से कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। फेज 3 के लिए चलते हैं।
फेज 4 के लिए चलते हैं। फेज 4, ठीक। और फेज 4 के लिए हमें एग्जिट करना है तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम पार्टिकल कहां से एग्जिट करे, इस पॉइंट से, यानी कुछ इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए कि यहां से एग्जिट करे, ठीक। तब इसका सेंटर यहीं पे कहीं लाई करेगा, मान लीजिए ये सेंटर है, जहां पे ये क्या है, रेडियस r, तो ये भी पूरा डिस्टेंस क्या होगा r, क्योंकि ये डिस्टेंस l/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस l/2, ठीक। और है मालूम है ये डिस्टेंस कितना है l, तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे होगा ये पॉइंट, ठीक। ये डिस्टेंस r माइनस l/2, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तब इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट को हम C ऑलरेडी रखे हैं तो इसको E ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AEB, ठीक, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, जहां AE की वैल्यू कितनी है, r माइनस l/2 का होल स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, l स्क्वायर विल बी इक्वल टू EB की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 माइनस 2r इंटू l/2, यानी RL प्लस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, r इंटू l विल बी इक्वल टू 5l स्क्वायर बाई 4, दिस implies that r will be equal to 5l by 4। तो रेडियस मैक्सिमम कितना होता है, 5l by 4 हो सकता है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन रेडियस ऑफ पार्टिकल, हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 5l by 4 इस वाले केस में, ठीक। तब ये क्या करेगा, फेज 4 से एग्जिट करेगा। यहाँ r की वैल्यू में मालूम होता है mv by qb, यानी v शुड बी लेस देन 5 QBL by 4। अब पूरा कंडीशन डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, पहले वाले केस में कितना था, QBL by 4m, हम क्या कहेंगे, फॉर फेज 4 वेलोसिटी तो लेस देन होना चाहिए 5 QBL by 4m से, पर ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, QBL by 4m। तब ये क्या करेगा, फेज 3 से एग्जिट करेगा, क्योंकि इससे कम हो गया तो फेज 1 से एग्जिट कर जाएगा, और इससे ज्यादा हुआ तो किससे एग्जिट करेगा, फेज 3 से। तो फेज 3 के लिए डायरेक्ट कंडीशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन 5 QBL by 4m, क्योंकि इससे ज्यादा हुआ तो पार्टिकल कहां से एग्जिट करने लगेगा, फेज 3 से। इससे कितना भी ज्यादा हो हमेशा फेज 3 से एग्जिट करेगा, इससे कम होगा तो फेज 1 से, और इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो फेज 4 से। फेज 2 से कभी भी एग्जिट नहीं कर सकता है, ठीक। अब इसका एक केस और बचा हुआ है, किसी एंगल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए कहीं पे कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक। फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।